आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेतन्याहू ने दिया गजा में जंग दोबारा शुरू करने का इशारा। हमास और अरब ममालिक ने इजराइल को सुनाई खरी खोटी। इजराइल हमास तनाज़े में इंडिया की एंट्री। इजराइल ने हमास को बैन करने के लिए इंडिया पर बनाया दबाव। यूएई में हिंदुस्तानी खातून को फांसी के 15 दिन बाद हिंदुस्तानी एम्बेसी को मिली इत्तला। अबू आजमी के बयान पर हुआ बवाल। शिंदे ने की बगावत की मुकदमे की मांग। अबू आजमी के बयान पर तकरार जारी। सपा लीडर अवधेश प्रसाद उतरे आजमी की हिमायत में। मुस्लिम शख्स की दरख्वास्त पर बोला सुप्रीम कोर्ट, मियां तियां कहने से मजहबी जज्बात को ठेस नहीं। भारत के खिलाफ साजिश रच रहा चीन के निशाने पर नॉर्थ ईस्ट रियासत मणिपुर। महबूबा मुफ्ती का उमर अब्दुल्ला पर निशाना। बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं उमर। एमपी में बीजेपी लीडर के जरिए असमत दरी का मामला। पुलिस ने बीजेपी लीडर को लिया हिरासत में। सीज फायर डील की धज्जियां उड़ाकर नेतन्याहू एक बार फिर गजा को जंग की आग में झोंकना चाहता है। नेतन्याहू ने वाजे कर दिया है कि वो जंग के मैदान में वापस लौटने की तैयारी में है, जिस पर हमास ने इजराइल को करारा जवाब दिया है। हमास ने इजराइल को आखिरी अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा कि इजरायली कैदियों की वापसी का इकलौता रास्ता सिर्फ सीज फायर डील है। उधर हमास की सपोर्ट में अरब ममालिक भी उतर आए हैं। ट्रंप के गजा प्लान के खिलाफ अपना अल्टरनेटिव प्लान लेकर अरब ममालिक एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अरब ममालिक ने इजराइल के जरिए गजा में इंसानी मदद रोकने की भी सख्त मजम्मत की है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि तेल अवीव जंग के अगले मरहले की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने तब तक नहीं रुकने की कसम खाई है जब तक हम अपने सभी जीत के हदफ हासिल नहीं कर लेते। नेतन्याहू ने इजरायली नीसेंट प्लेनम में अपने स्पीच के दौरान ये बात कही। हम 7 मोर्चों पर जंग के अगले फेज की तैयारी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने एक बार फिर टोटल विक्ट्री के दावों को पेश किया। नेतन्याहू ने सीज फायर पर लौटने की बजाय गजा में जंग शुरू करके अपने कैदियों को वापस लाने की बात कही। साथ ही नेतन्याहू ने गजा से हमास के खात्मे को यकीनी बनाने का भी अज़्म किया। इजराइल के गजा में दोबारा जंग शुरू करने के नापाक इरादों के जाहिर होने के बाद हमास का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। प्रेस टीवी के मुताबिक हमास के सीनियर अफसर उसामा हमदान ने कहा कि रेजिडेंट को पहले ही मालूम था कि इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ही हैं जो जानबूझकर सीज फायर के अमल में मुसलसल अड़चने डाल रहा है। हमास लीडर हमदान ने नेतन्याहू के जरिए सीज फायर से बचने और गजा में दोबारा जंग शुरू करने के शैतानी इरादों की सख्त मजम्मत की। इजराइल को सख्त वार्निंग देते हुए हमदान ने आगे कहा कि हम इस बात को वाजे कर देना चाहते हैं कि नेतन्याहू ये समझ ले कि इजरायली कैदियों को रिहा कराने का इकलौता रास्ता सिर्फ सीज फायर डील पर अमल है। वहीं हमास के साथ साथ अरब ममालिक ने भी इजराइल और अमेरिका पर सख्त रवैया अपना लिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अरब ममालिक के लीडरान आज इजिप्ट के काहिरा में इकट्ठा होने वाले हैं, जहां वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान के मुतबादल पर बातचीत करेंगे जिसके तहत अमेरिका गजा पर कब्जा कर लेगा और वहां से फिलिस्तीनी आबादी को हटा देगा। इसके साथ ही अरब ममालिक ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर इजराइल के जरिए गजा में इंसानी मदद की एंट्री पर बैन की भी सख्त मजम्मत की है। इजिप्ट, कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन ने गजा में खाना, दवा और फ्यूल को रोकने के इजरायली कदम की मजम्मत करते हुए बयान जारी किया। गजा को हमास से खाली कराने की अपनी मुसलसल कोशिशों के बीच इजराइल भारत पर हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए दबाव बना रहा है। दरअसल पिछले महीने कश्मीर एकजुटता दिवस पर पीओके में हमास के कई लीडरान की मौजूदगी के पेश नजर ये मांग उजागर हुई है। ये मुमकिना तौर पर पहली बार था कि हमास के लीडर, जिसके साथ लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे दहशतगर्द तंजीमों के सदस्य पीओके के सफर पर गए। इस खबर के सुर्खियों में आते ही इजराइल ने हिंदुस्तानी अफसरान के साथ इस पर बातचीत की। दहशतगर्दी पर इजराइल के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए हुए हमलों की सख्त मजम्मत के बावजूद भारत ने हमास पर बैन नहीं लगाया, जबकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। साल 2023 में इजराइल ने पाकिस्तान में वाक़ लश्कर तैयबा पर बैन लगा दिया था, जिसने मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। भारत में इजराइल के उस वक्त के इजरायली सफीर नाओर गिलोन ने उम्मीद जताई थी कि भारत भी हमास पर बैन लगाएगा। उन्होंने कहा कि हमास की तमाम सरगर्मियों के बारे में मालूमात भारतीय हुकूमत के साथ शेयर की गई। हमास पर बैन लगेगा या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में भी उठाया गया है, लेकिन वजारत खारजा ने सिर्फ ये कहकर जवाब दिया कि किसी तंजीम को दहशतगर्द करार देना यूपीए के तहत आता है और मुतालिक सरकारी महकमों के जरिए एक्ट की दफाओं के मुताबिक इस पर गौर व फिक्र किया जाता है। इस तरह एक उम्दा तवाजून के अमल में भारत ने इजराइल के हकों की हिमायत करते हुए फिलिस्तीनी लोगों के साथ अपने ताल्लुक को बनाए रखना जारी रखा।
अबू धाबी में 4 महीने के बच्चे की हत्या के लिए मुजरिम ठहराई गई हिंदुस्तानी शहरी शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। हाईकोर्ट को मरकज ने ये इत्तला दी। हिंदुस्तानी एम्बेसी ने उसे कानूनी मदद अता की और माफी की दरख्वास्त दाखिल की, लेकिन फांसी रोकी नहीं जा सकी। अबू धाबी में 4 महीने के बच्चे की मुबैना कत्ल के लिए मौत की सजा का सामना कर रही हिंदुस्तानी खातून को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। मरकज ने पीर को दिल्ली हाईकोर्ट में शहजादी खान के परिवार को ये मालूमात दी। इंडियन एम्बेसी को 28 फरवरी को फांसी के बारे में बताया गया था। मरकज की नुमाइंदगी करने वाले एक सीनियर कानून अफसर ने जस्टिस सचिन दत्ता को बताया सब खत्म हो गया, उसे 15 फरवरी को फांसी दी गई थी। खातून की आखिरी रसूमात 5 मार्च को होगी। हाईकोर्ट खातून के वालिद की दरख्वास्त पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने कहा कि ये बहुत बदकिस्मती है। एडिशनल एसजी चेतन शर्मा ने अदालत को यकीन दिला दिया कि एम्बेसी के अफसर और दरख्वास्त करने वाले कांटेक्ट में हैं। वजारत खारजा ने कहा कि 33 साल की शहजादी खान को एक बच्चे के कत्ल के लिए मुजरिम ठहराया गया था। उसे इस मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाली उभरी हुकूमत ने पुलिस फोर्स में सुधार का वादा किया। सुधारों के लिए तजवीज तैयार करने के लिए एक सुधार कमीशन का कयाम किया गया। बांग्लादेश की क़यादत ने पुलिस कमीशन की सोच को खारिज कर दिया है। हुकूमत कानून लागू करने वालों पर अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है। मकामी मीडिया ने पीर को यह मालूमात दी। वजारत दाखिला ने कहा कि पुलिस सुधार कमीशन की सिफारिश के मुताबिक एक आजाद निकाय का कयाम गैर जरूरी है, क्योंकि वजारत पहले से ही वही कर रहा है जो एक आजाद निकाय कर सकता है। वजारत ने दावा किया कि मौजूदा कानून जो कॉलोनियल पीरियड के हैं काफी अच्छे हैं, उनमें अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है। वजारत खारजा के बयान में कहा गया कि पुलिस की इज्जत खराब हुई है, क्योंकि कुछ पुलिस कर्मियों ने गैर कानूनी सियासी दबाव के चलते कानूनों का पालन नहीं किया। इससे पहले मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाली उभरी सरकार ने पुलिस फोर्स में सुधार का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को मियां तियां और पाकिस्तानी कहने के इल्जामों से राहत दी है। कोर्ट ने मजहबी जज्बातों को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में दर्ज केस को भी बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि किसी को मियां तियां या पाकिस्तानी कहकर बेइज्जत करना जहालत है, लेकिन ये दफा 298 यानी मजहबी जज्बात को चोट पहुंचाने की नीयत से कुछ कहने की कैटेगरी में नहीं आएगा। झारखंड के बोकारो में रहने वाले दरख्वास्त गुजार को जिस केस में राहत मिली है, उसे 2020 में एक मुस्लिम सरकारी मुलाजिम ने दर्ज करवाया था। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की दफा 504 और 298 लगाई थी। लगभग 80 साल की उम्र वाले मुलजिम को बोकारो की निचली अदालत से लेकर झारखंड हाईकोर्ट तक राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में कुव्वत का इस्तेमाल या अमन मुखालिफ जैसी कोई बात सामने नहीं आती। जहां तक मियां तियां कहकर बेइज्जती की बात है, उसकी बिना पर भी दफा 298 लगाना सही नहीं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस तरह की बात कहने को जहालत कहा है, लेकिन उसके चलते मुकदमा चलाने को सही नहीं माना है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पर जुबानी हमला बोला है। इल्जाम है कि उमर जम्मू कश्मीर के हुकूक के लिए लड़ने की बजाय मरकज के दबाव में है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के पहले बजट से पहले ही पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर सीधा हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के बीच मुबैना समझौते की तरफ इशारा करते हुए इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी नहीं बनना चाहते। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि बजट सेशन में एलजी की स्पीच में जम्मू कश्मीर और उसके मुस्तकबिल को लेकर कोई ठोस बात नहीं की गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर जो फैसला लिया गया उसको मैं डाका मानती हूँ। खुद वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को लेकर ऐवान में भरोसा दिलाया था कि सारे हुकूक वापस मिलेंगे, लेकिन वजीर दाखिला से लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला हुकूमत लोगों के हुकूक की बात ही नहीं कर रहे। जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 को इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं, इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ। बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है,
उसका एक्सटेंशन बन गई है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आजमी के एक बयान से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। आजमी ने कहा कि वो मुगल शासक औरंगजेब को जालिम नहीं मानते। सपा नेता ने कहा कि इन दिनों फिल्मों के जरिए मुगल बादशाह की खराब तस्वीर बनाई जा रही है। आजमी के बयान पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अबू आजमी को माफी मांगनी चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आजमी महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली हलके से एमएलए हैं। उन्होंने बीते रोज मुंबई में सहाफियों से कहा कि औरंगजेब के बारे में गलत बातें कही जा रही हैं। उसने हिंदुओं के लिए बहुत सारे मंदिर बनवाए। उसने अपने एक फौजी को हाथियों से कुचलवा दिया जब वो एक हिंदू पुजारी की बेटी से शादी करना चाहता था। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक मस्जिद की तामीर की। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच मजहब की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी लड़ाई सत्ता और जायदाद के लिए थी। आजमी ने कहा कि अगर कोई इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहता है तो वो उस पर भरोसा नहीं करते। शिवसेना शिंदे गुट के चीफ एकनाथ शिंदे ने सपा मला के बयान का सख्त एतराज किया और कहा कि उन्होंने एक बड़ा पाप किया है। शिंदे ने कहा कि उसी औरंगजेब की तारीफ करना जिसने छत्रपति संभाजी महाराज पर 40 दिनों तक जुल्म किया, उनके नाखून उखाड़े, उनकी आंखें निकाली, उनकी खाल उतारी, उनकी जीभ काट दी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अबू आजमी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस मामले पर तनाजा बढ़ा तो आजमी ने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को हिंदू मुसलमान एंगल ना दिया जाए। औरंगजेब ने मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों को भी तोड़ा। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ होता तो उसे 34% हिंदुओं का साथ नहीं मिलता। उसके मुशीर भी हिंदू नहीं होते। पिछले दिनों विकी कौशल की फिल्म छावा रिलीज हुई। ये पूरा तनाजा इस फिल्म के आने के बाद से फिर से शुरू हो गया। मुगल बादशाह औरंगजेब पर सपा के एमएलए अबू आजमी के बयान की मजम्मत करते हुए महाराष्ट्र में महायुति के लीडर ने एहतजाज किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी एमपी अवधेश प्रसाद ने कहा कि अबू आजमी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मजम्मत के लायक हो। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के एमपी अवधेश प्रसाद ने कहा कि अबू आजमी का बयान मजम्मत के लायक नहीं है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला को तारीख की मालूमात नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा भारत को जोड़ने की बात करती है और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी पार्टी के नेता ने तब्दीला किया है जिसे वो लोग ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए बेलगाम इल्जाम लगा रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के बयान की मजम्मत करते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की थी। महाराष्ट्र से सपा के विधायक अबू आजमी ने कहा था कि वो औरंगजेब को इंटॉलरेंट नहीं मानते। इसके बाद शिवसेना के एमपी ने उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि अबू आजमी ने कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। म्यांमार पिछले काफी वक्त से खाना जंगी में घिरा है। ऐसे हालात में भी चीन म्यांमार के हालात का अपने फायदे और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पिछले काफी समय से भारत का पड़ोसी मुल्क म्यांमार खाना जंग में घिरा है। म्यांमार में चल रही खाना जंगी का असर भारत, बांग्लादेश, चीन समेत दीगर पड़ोसी मुल्कों पर भी हो रहा है। ऐसे हालात में चीन म्यांमार के हालात का इस्तेमाल अपने फायदे और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में कर रहा है, जिसे लेकर खुफिया एजेंसियों ने म्यांमार में चीन के बढ़ते असर को लेकर भारत को वार्निंग भी दी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने वार्निंग दी है कि म्यांमार में बढ़ रहा चीन का असर भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एजेंसियों का कहना है कि चीन की सरगर्मियों को देखते हुए भारत और म्यांमार के बीच 1693 किलोमीटर लंबी सरहद पर भारत को सख्त निगरानी बनाए रखने की जरूरत है। चीन ने म्यांमार की सरहद से सटे यूनान सूबे में मॉडर्न रडार सिस्टम LPAR को इंस्टॉल किया है। इससे चीन पूरे इलाके में नजर रख सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की हिकमत अमली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रिंसिपल पर है। इस हिकमत अमली के जरिए चीन अपने स्ट्रैटेजिक ठिकानों और इतिहादी देशों में अपना नेटवर्क मजबूत कर भारत को घेरने की कोशिश में लगा है। यूपी हुकूमत हथकरघा और कपड़ा इंडस्ट्री को और मजबूत करने जा रही है। इसके लिए 300 करोड़ से टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। अभी 2.58 लाख पावरलूम के जरिए से 5.50 लाख से ज्यादा बुनकरों को रोजगार मिल रहा है। हुकूमत सस्ती दरों पर बुनकरों को बिजली देने जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कयादत में यूपी का हथकरघा और कपड़ा इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। सूबे में ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री बनकर उजागर हुई है। इस मैदान में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर और 80,000 से ज्यादा परिवार एक्टिव हैं। इसके अलावा योगी हुकूमत ने कपड़ा और परिधान इंडस्ट्री को तेजी देने के लिए उत्तर प्रदेश कपड़ा गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 नाफिज की, जिसके कामयाब ऑपरेशन के लिए बजट 2025-26 में 150 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया। पावरलूम बुनकरों की मुश्किलों को नजर में रखते हुए योगी हुकूमत ने बजट में 400 करोड़ रुपए की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट स्कीम को पेश किया। इस स्कीम से बुनकरों को सस्ती दरों पर बिजली मुहैया कराई गई, जिससे उनके प्रोडक्शन की लागत
कम होगी और उनकी कमाई में इजाफा होगा। बिहार बजट 2025 असेंबली में पेश किया गया। नीतीश हुकूमत के बजट का पिटारा खुला तो इसमें ख्वातीन के साथ साथ युवाओं के लिए भी कई तोहफे दिखे। आधी आबादी के लिए ये बजट बेहद खास रहा, लेकिन अपोजिशन ने इस बजट को पूरी तरह से नकार दिया। बिहार बजट 2025 असेंबली में पेश किया गया। पीर को डिप्टी सीएम समेत बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने ऐवान में बजट पेश किया। नीतीश हुकूमत के बजट का पिटारा खुला तो इसमें ख्वातीन के लिए कई तोहफे दिखे। आधी आबादी के लिए ये बजट बेहद खास रहा। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार हुकूमत की तरफ से पेश बजट को सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही में लिखा तबसरा बताया। उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने सिर्फ स्पीच बढ़ा दी। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जब रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा तो ये बजट बढ़कर 3.17 लाख रुपए कैसे हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्टेडियम बनाने का ऐलान पुराना है। पिछले 10 साल में किसी भी डिवीजन में एक ढंग का स्टेडियम नहीं बनाया गया। रियासती कांग्रेस सदर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी के जरिए पेश बिहार बजट को बेजान, बेअसरदार और उम्मीद के उलट बताया। कांग्रेस के रियासती सदर ने कहा कि बजट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, ये सब हवाबाजी है और कुछ नहीं। पंजाब की सियासत में सीएम भगवंत मान का गुस्सा चर्चा में आ चुका है। दरअसल चंडीगढ़ एहतजाज से पहले किसान लीडरान की सीएम मान के साथ एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में कुछ मुद्दों पर ऐसी बहस छिड़ी कि मान मीटिंग छोड़कर ही चले गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर धरना करना है तो कर लो। अब उस तनाजे के बाद कुछ किसान लीडरान के घर पर पुलिस पहुंच गई है। असल में कुछ दूसरे किसान लीडरान ने इस बारे में जिक्र किया है। उनके मुताबिक सुबह सुबह भारतीय किसान यूनियन के सदर जोगिंदर सिंह उग्राहा के घर पर पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन वो अपने घर पर नहीं मिले। उनके साथ साथ पुलिस बरनाला जिले के किसान लीडरान के घर भी पहुंचे। अब किसान लीडर दावा कर रहे हैं कि सीएम मान जमहूरियत में भी धरना देने का हक नहीं दे रहे। यहां तक कहा गया है कि पिछले 3 सालों में उनकी हुकूमत ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। किसान परेशान है, ड्रग्स बड़ी समस्या है, लेकिन दिल्ली हार का बदला पंजाब में निकाला जा रहा है। किसान लीडरान को ऐसा भी लगने लगा है कि कांग्रेस और बादल परिवार भी इस मामले में किसानों का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। फरीदकोट में कौमी किसान यूनियन के प्रोविंशनल हेड बिंदर सिंह गोलेवाला समेत 15 किसानों को हिरासत में लिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी तस्दीक हो गई है। इसके ऊपर किसान भी नाराज होकर अब 5 मार्च तक धरना देंगे। उनका दावा है कि सरकार उनकी मांग नहीं मान रही। अब इस वक्त एक तरफ मरकज के साथ किसान केंद्र की तकरार चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की हुकूमत में भी तल्खी बढ़ रही है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सदारत में कैबिनेट की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें कई अहम तजवीजों पर बातचीत हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सदारत में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम तजवीज पर बातचीत हुई। मीटिंग में नई लोक परिवहन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर भी तबादला ख्याल हुआ। किसानों को दूध खरीदी पर रकम देने के ड्राफ्ट पर भी बातचीत हुई। खास मैदानों में तामीरी सरगर्मियों को लेकर कुछ अड़चनों को दूर करने के लिए अहम कानूनों में बदलाव की बातचीत हुई, ताकि इन मैदानों की तेजी से तरक्की हो सके। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से बीजेपी लीडर के जरिए एक 15 साला लड़की की अस्मत दरी का मामला सामने आया है। बीजेपी लीडर को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि टीकमगढ़ जिले में एक होटल में 15 साला लड़की के साथ अस्मत दरी के मामले में बीजेपी के एक लीडर को पुलिस ने बीते रोज गिरफ्तार किया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक अफसर ने बताया कि लीडर ने मुबैना तौर पर 2 मुलजिमों को अपने होटल में पनाह दी और कमरा मुहैया करवाया, जिन्होंने पिछले साल नाबालिग लड़की को अगवा कर उसका जिस्नी हिरासा किया। बीजेपी की जिला यूनिट हेड सरोज राजपूत ने लीडर संजू यादव को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से बर्खास्त कर दिया। बताया गया है कि यादव एक साबिक मरकजी वजीर के नुमाइंदे थे। कोतवाली पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर पंकज शर्मा ने पीटीआई को बताया कि मुतासिर लड़की ने अपने परिवार के साथ सनीचर को मुलजिम रोहित साहू और विशाल साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि वो उसे जबरन यादव के होटल में ले गए और 1 साल पहले उसके साथ अस्मत दरी की। इतना ही नहीं, मुलजिमों ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींची और पैसे के लिए उसे ब्लैकमेल किया और तब से उसके साथ बार बार अस्मत दरी कर रहा था। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।